3rd, Unit 3 topic. Myself, Dr. Kanti Chaube, Professor and Head, Department of Zoology, Government PYT, PG Autonomous College, Durg. First, we come to the introduction. What is Hardy-Weinberg law? In 1908, Godfrey Hardy, he is a mathematician from England, and Wilhelm Weinberg, a physician from Germany. Both are working independently, and they specified the relationship between genotype frequency and allele frequencies that occur in such an idealized population in equilibrium. This is known as Hardy-Weinberg principle. Hardy-Weinberg principle जो है ये जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज और एलिलिक फ्रीक्वेंसीज के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है. इस प्रिंसिपल को समझने के पहले हम 3 पॉइंट्स को स्पेसिफिकली ध्यान देंगे. फर्स्ट है जीन्स. ईच जीन हैज़ 2 एलील्स. one out of one is dominant allele and another one is recessive allele. Then genotype numbers, the number of individuals with each of the 3 resulting genotypes. And third is genotype frequencies, the frequency of each genotype. Now we come to the principle. हाँ, किसी भी पॉपुलेशन के अंतर्गत जीन पूल इक्विलिब्रियम स्टेट में रहने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जिसमें सबसे पहला है कि पॉपुलेशन साइज इज़ वेरी लार्ज. स्मॉल पॉपुलेशन में ये कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं रहती है. इसी तरह से जो पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें मैटिंग रैंडमली होती है एंड दे आर ऑल डिप्लॉयड. देन देयर इज़ नो माइग्रेशन. पॉपुलेशन के अंतर्गत किसी भी तरह का ना तो इमिग्रेशन होता है और ना ही एमिग्रेशन होता है. इमिग्रेशन का मतलब होता है कि किसी दूसरे स्थान से उस पॉपुलेशन के अंदर जीन पूल का नंबर बढ़ना, और इमिग्रेशन में पॉपुलेशन से जीन पूल माइग्रेट करना या बाहर निकलना. तो इसमें ना तो इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन के अंदर आते हैं और ना ही बाहर जाते हैं, यानी किसी भी तरह से जीन पूल की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आते हैं. नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन. स्पेसिफिक जीनोटाइप्स जो हैं उनमें कोई विशेष सिलेक्शन की कैपेसिटी नहीं होती है, रैंडमली या नेचुरल पॉपुलेशन में परफॉर्म होती है. देन पॉपुलेशन में हम ये भी देखते हैं कि उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो होती है वो जीन पूल के अंदर नॉर्मल होती है, और इसी कारण से मेल और फीमेल दोनों की ही एलील फ्रीक्वेंसी एक समान होती है. नेक्स्ट है नो म्यूटेशन. किसी भी तरह का अल्ट्रेशन उनके डीएनए में या उनके हेरिडिटरी स्ट्रक्चर्स में नहीं पाया जाता. जब ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तभी पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम स्टेट में हमको देखने को मिलती है. पर लॉ इक्वेशन को समझने के लिए हम इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को भी देखते हैं. इसमें 2 इक्वेशंस होती हैं. पहला है PP प्लस QQ इज इक्वल टू 1. देन दूसरा है PP स्क्वायर प्लस 2PPQQ प्लस QQ स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये इसका मतलब ये है कि जो दोनों एलील फ्रीक्वेंसीज हैं उनका जो सम है वो हमेशा 1 आता है. यहाँ पर PP जो है ये डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है. QQ रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है. PP स्क्वायर जो है ये होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, और 2PPQQ जो है ये इंडिविजुअल्स के हेट्रोजाइगस जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करते हैं, और QQ स्क्वायर जो है ये होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है. नाउ वी कम टू द वैलिडिटी ऑफ हार्डी-वेनबर्ग लॉ. हार्डी-वेनबर्ग लॉ की वैलिडिटी को देखने के लिए हम इसे 2 स्टेप्स में देखते हैं. पहला है रैंडम यूनियन ऑफ गैमीट्स. गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन नंबर. मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो A, P और Q से रिप्रेजेंट होती है. जब मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में मिलते हैं तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ A एंड ए स्मॉल a फ्रॉम AA to AA and
small a individuals. Here the p square plus 2pq plus q square is equal to p plus q is equal to 1, this one. जबकि p plus q जो है ये इसका मान 1 होता है. दूसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल A गैमीट फ्रॉम कैपिटल AA एंड कैपिटल A स्मॉल a individuals. Here the p square plus 1/2 2pq is equal to p plus q is equal to 1. थर्ड है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल a गैमीट फ्रॉम कैपिटल A स्मॉल a एंड बोथ स्मॉल a individuals. Here q square is equal to 1/2 2pq is equal to q plus p is equal to q. Since q plus p is p plus q and p plus q is equal to 1, मतलब p plus q का जो मान है वो हमेशा 1 होता है. सेकेंड है रैंडम मैटिंग ऑफ जीनोटाइप्स. जीनोटाइप्स में जो एलील्स होते हैं वो इस तरह से डिफरेंट होते हैं. ये है जीनोटाइपिक एलील AA कैपिटल A स्मॉल a एंड स्मॉल a, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो p स्क्वायर 2pq और q स्क्वायर से रिप्रेजेंट होती है. अब इन जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज को यदि हम आपस में क्रॉस ब्रीड कराते हैं तो इनकी जो मैटिंग पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो इस तरह से आएंगी. कैपिटल AA इंटू कैपिटल A, इसकी प्रोबेबिलिटी हुई p टू द पावर 4 और फ्रीक्वेंसी जो है ये हुई p टू द पावर 4. देन कैपिटल AA इंटू कैपिटल A स्मॉल a, यहाँ पर कैपिटल A की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4p टू द पावर 3 है और स्मॉल a की q है. इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2p3q है और इनके ऑफ स्प्रिंग्स में जो फ्रीक्वेंसी हमको मिलेगी वो भी 2p3q मिलेगी. नेक्स्ट वन इज कैपिटल A इंटू स्मॉल a, यहाँ पर 2p स्क्वायर इंटू q स्क्वायर और ऑफ स्प्रिंग्स की फ्रीक्वेंसी भी इसी तरह से 2p स्क्वायर q स्क्वायर होगी. नेक्स्ट कैपिटल A इंटू स्मॉल a इंटू कैपिटल A इंटू स्मॉल a. These are the heterozygous forms. So here the frequency is 4p square q square, then p square q square is इसकी probability हुई, then frequency p square q square and offsprings 2p square q square and progeny in the next generation p square q square. Next is capital A into small a into capital A small a into small a. यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है 4p3 और प्रोजेनी जो है वो 2pq3 मिलेगी. और लास्ट वन जो है जो कि रिसेसिव होमोजाइगस है जिसमें ऑल ए जो हैं दे आर ऑल स्मॉल, तो q की जो प्रोबेबिलिटी है q4 है और इनकी जो प्रोजेनी है वो भी q4 मिलेगी. तो इस तरह से रैंडम मैटिंग ऑफ जीनोटाइप्स में भी ये वेनबर्ग लॉ वैलिडिटी को रिप्रेजेंट करता है. इसी को हमने यहाँ पर समराइज किया है, जो टेबल है उसको समराइज किया है. हियर फर्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ AA प्रोजेनी जो है वो इस तरह से होगी P4 प्लस 2p3q प्लस p स्क्वायर q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर 6p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर p प्लस q होल स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ p स्क्वायर means p plus q is equal to 1. Then frequency of homozygous recessive alleles AA की प्रोजेनी जो है वो होगी p square plus q square this one plus 2pq3 plus q4 is equal to q square p square plus 2pq plus q square is equal to q square p plus q square is equal to q square since p plus q is equal to 1. Then frequency of heterozygous progeny AA will be 2p3q plus 2p square q square plus 2p square q square plus 2pq3 is equal to 2p3q square plus 4p square q square plus 2pq3 is equal to 2pq p square plus 2pq plus q square is equal to 2pq. Then next point है factors affecting population equilibrium. पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम को प्रभावित करने वाले
जो प्रमुख कारक हैं उसमें सबसे पहला है माइग्रेशन। माइग्रेशन को यहाँ पर हम समझने के लिए देख सकते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन के अंतर्गत जीन पूल का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो उस इंडिविजुअल के या दूसरे पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो माइग्रेशन रेशो जो है ये रिप्रेजेंट किया जाता है बाई प्रपोर्शन ऑफ माइग्रेट इंडिविजुअल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आफ्टर माइग्रेशन। यानी यहाँ पर इमिग्रेशन या एमिग्रेशन दोनों ही कंडीशंस इंक्लूड होती हैं। माइग्रेशन रेशो को दिखाने के लिए हम माइग्रेट इंडिविजुअल्स का प्रपोर्शन यानी कितने इंडिविजुअल्स उस पॉपुलेशन में दूसरे पॉपुलेशन से आ रहे हैं या उस पॉपुलेशन से निकल करके किसी अन्य स्थान पर जा रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। जो माइग्रेशन के पश्चात वहाँ पर जितने इंडिविजुअल्स शेष रह जाते हैं उससे हम इसको डिवाइड करते हैं तो माइग्रेशन रेशो हमको मिलता है। सेकेंड पॉइंट है म्यूटेशन। म्यूटेशन इज ए सडन हेरिटेबल चेंज। हेरिटेबल चेंज जो है ये कोई एक निश्चित या सीक्वेंस में नहीं, पैटर्न में नहीं होता है, ना ये सेग्रीगेशन से होता है ना कि रिकॉम्बिनेशन से। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए म्यूटेशन को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है नॉन रिकरेंट म्यूटेशन, दूसरा है रिकरेंट म्यूटेशन। नॉन रिकरेंट म्यूटेशन में सेम पॉपुलेशन हमें फ्यूचर जनरेशन में नहीं मिल पाता है, और रिकरेंट म्यूटेशन में यदि म्यूटेशन रेगुलर पैटर्न में होता है, भले ही उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो तो भी ये उसके इक्विलिब्रियम प्रोसेस को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन या सिलेक्शन। सिलेक्शन डिफरेंशियल रेट्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट जीनोटाइप्स के पॉपुलेशन में निर्धारित किया जाता है। सिलेक्शन को हम दो तरह से देख सकते हैं, या तो सिलेक्शन जो है वो गैमेटिक लेवल पे होता है जो कि हैप्लॉइड फेज में होता है, जिसको कि हम कहते हैं गैमेटिक सिलेक्शन, जिसको कि एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और दूसरा जो है वो जाइगोट लेवल पर होता है। जाइगोट का फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, तो यहाँ पर ये डिप्लॉइड या 2n फेज में आता है, इसे जाइगोटिक सिलेक्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रैंडम ड्रिफ्ट। रैंडम फ्लक्चुएशन इन जीन फ्रीक्वेंसीज इज बाय जीन फ्रीक्वेंसीज ऑफ ए पॉपुलेशन ड्यू टू चांस और सैम्पलिंग एयर। रैंडम ड्रिफ्ट जो है वो पॉपुलेशन के अंदर या तो बाई चांस होता है या सैम्पलिंग एरर के कारण होता है, और उसके कारण जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती है। अगर जीन फ्रीक्वेंसी परिवर्तित होती है तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं रहती है। रैंडम ड्रिफ्ट इज ग्रेटर इन स्मॉलर पॉपुलेशन देन इन लार्जर पॉपुलेशन। इसीलिए हमने पहले ही बताया कि इक्विलिब्रियम स्टेट हमेशा लार्जर पॉपुलेशन में ही हमें कांस्टेंट मिलती है। स्मॉल पॉपुलेशन में ये काफ़ी प्रोमिनेंटली प्रभावित होती है। फैक्टर नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उसमें सबसे पहला है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक के अंतर्गत हम पॉपुलेशन साइज या उस पॉपुलेशन के अंदर उनकी मैटिंग टेंडेंसी किस तरह की है, या उनकी फर्टिलिटी रेट, जबकि उनका रिप्रोडक्टिव फेज होता है उस समय यूनिफॉर्म फर्टिलिटी रेट होता है, या उनका मॉर्टिलिटी रेट किस तरह से प्रभावित कर रहा है, या पॉपुलेशन में माइग्रेशन। तो इस तरह से डेमोग्राफिक्स में साइज, मैटिंग, फर्टिलिटी, मॉर्टिलिटी और माइग्रेशन प्रमुख फैक्टर्स के रूप में आते हैं। देन इवोल्यूशनरी फेज में हम देखते हैं कि इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स में हम देखते हैं म्यूटेशन, सिलेक्शन एंड जीन फ्लो। किस तरह से पॉपुलेशन के अंतर्गत सिलेक्शन हो रहा है, उनमें कैसे म्यूटेशन हो रहा है, या जीन फ्लो किस तरह से यानी उनका रिप्रोडक्टिव रेट क्या है, उसके आधार पर भी ये प्रभावित होती है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर मेनली सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिनमें कि मैटिंग और मैरिज स्पेसिफिकेशंस जो होती हैं ये भी उसे रेगुलेट करती हैं, क्योंकि पॉपुलेशन के अंतर्गत यदि सिलेक्शंस उसमें होते हैं मैरिजेस में तो वहाँ पर पॉपुलेशन डिस्पर्सल प्रभावित होता है, और उसके कारण पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर ब्रीड में या पर्टिकुलर रीजन में रेस्ट्रिक्ट हो जाती है।
नेक्स्ट है नॉन रैंडम मैटिंग सेक्सुअल सिलेक्शन ऑफ मैट्स, मतलब जो सेक्सुअल सिलेक्शन है उसमें मैटिंग का कोई एक निश्चित पैटर्न नहीं होता है, वो नॉन रैंडम फॉर्म में देखने को मिलता है। इकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी हमको पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी को देखने में मिलते हैं, जिसमें कि दो तरह के इवेंट्स होते हैं। पहला कहलाता है बॉटल नेक इवेंट्स, जिसमें कि पैंडेमिक डिसीजेस आती हैं, जैसे प्लेग है, लेप्रोसी, मलेरिया, HIV इन्फेक्शंस, जिनके कारण कि बल्क ऑफ पॉपुलेशन जो है या तो किल्ड हो जाती है या वहाँ से वाइप आउट हो जाती है। हिस्टोरिकल वार्स जैसे अर्थक्वेक्स, सुनामी, ये भी पॉपुलेशन साइज को बहुत प्रमुखता से प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो हार्डी-विनबर्ग लॉ है, इसको डिफरेंट फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, जिसके कारण कि ये पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं रह पाती है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर कोट कर रहे हैं, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि जो कैट्स हैं वो या तो ब्लैक हैं या वाइट हैं। तो ब्लैक एलील जो है वो कैपिटल B से रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि डोमिनेंट एलील के रूप में है, और वाइट एलील जो है ये स्मॉल b से रिप्रेजेंट किया गया है। सपोज हमारे एग्जाम्पल में 1000 कैट्स हैं, जिनमें से 840 ब्लैक हैं एंड 160 जो हैं ये वाइट कलर की हैं। यहाँ पर हमको ये डिटरमाइन करना है कि इनकी एलील फ्रीक्वेंसी क्या है, इंडिविजुअल्स में हर एक जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी क्या है, और उसमें कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर जीनोटाइप को बिलोंग करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर वेरिएबल्स क्या क्या हैं। तो वेरिएबल्स जो हैं वो PP, QQ या PP² 2PP QQ या QQ² के रूप में हमको देखने को मिलते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइट कैट्स। तो वाइट कैट्स की फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप्स जो हैं वो केवल वन जीनोटाइप है, दैट इज नोन एज स्मॉल bb, दिस वन। ब्लैक कैट्स कैन हैव आइदर द जीनोटाइप कैपिटल B स्मॉल b और जीनोटाइप कैपिटल BB, सो देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी डायरेक्टली डिटरमाइंड। इस कारण से हम इसकी फ्रीक्वेंसी को सीधा डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल्स को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो प्रॉब्लम है उसमें वाइट कैट की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 160, दिस वन। तो 160 इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन 1000, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल इज 0.16। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइट कैट्स इज इक्वल टू 0.16, therefore Q² इज इक्वल टू 0.16। नेक्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे Q का मान। तो Q का मान निकालने के लिए क्या है, हमें क्या करना है, जो Q² है उसका हमको वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालना होगा। वर्गमूल निकालने के लिए ये है स्क्वायर रूट Q²। तो 0.16 का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो Q की वैल्यू आती है 0.14। नेक्स्ट में हम सबसे पहले यहाँ पर अब हम यूज़ कर रहे हैं हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन, जो कि है P + Q इज इक्वल टू 1, दिस वन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, P + Q इज इक्वल टू 1, P इज इक्वल टू 1 - Q, इसको हमने यहाँ पर शिफ्ट किया। तो P इज इक्वल टू 1 - 0.4, मीन्स P की जो फ्रीक्वेंसी है वो आएगी 0.6। तो एलिलिक फ्रीक्वेंसीज इन द पॉपुलेशन आर नोन to solve the remaining frequency of individuals by using P² + 2PQ + Q² is equal to 1। अब यहाँ भी हमको देखिए P की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो P की फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। तो P की जो वैल्यू है वो 0.6 है, तो P² क्या होगा, 0.6 होल स्क्वायर, और इट इज ऑल्सो नोन एज 0.6 × 0.6। तो P² इज इक्वल टू 0.36। नेक्स्ट मल्टीप्लाई, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अब अभी तक हमने क्या निकाली, फ्रीक्वेंसी, डोमिनेंट एलील्स की फ्रीक्वेंसी निकाल ली, रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब हमको निकालनी है इसको
मल्टीप्लाई करके 2 इंटू पी इंटू क्यू, मतलब हेट्रोजाइगस एलील्स की फ्रीक्वेंसी निकालनी है जो कि 2pq से रिप्रेजेंट की जाती है। तो 2pq इज इक्वल टू होगा 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4, मीन्स 2pq इज इक्वल टू 0.48। Therefore, the frequency of dominant alleles p is equal to 0.6, frequency of recessive alleles q is equal to 0.4. Then frequency of, this is the frequency of individuals with the dominant genotypes is p square, it means 0.36. इसी तरह से frequency of individuals with the recessive genotype, this is recessive genotypes, q square is equal to 0.16. Then frequency of individuals with the heterozygous genotypes, heterozygous genotypes मतलब 2pq, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 0.48। तो इस तरह से हम इन फ्रीक्वेंसीज को चेक कर सकते हैं इनकी वैल्यूज़ को रख करके। तो फिर से हम गए हार्डी विनबर्ग इक्वेशन में, जहाँ की 0.6 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 1, 0.36 प्लस 0.48 प्लस 0.16 इज इक्वल टू 1। देन मल्टीप्लाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब हम इसमें क्या करेंगे, इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पी स्क्वायर 2pq और क्यू स्क्वायर निकालेंगे, और इस तरह से हम हर एक जीनोटाइप के अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को देख सकेंगे। तो पी स्क्वायर जो है, पी स्क्वायर इंटू टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू 0.36। दिस इक्वेशन पी स्क्वायर इंटू टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू 0.36 इंटू 1000। टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है 1000, पी स्क्वायर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.36 है, जिसका मतलब क्या हुआ कि 360 ब्लैक कैट्स जो हैं दे आर हैविंग होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप्स BB। देन q square is the total into q square into total population is equal to 0.16 into 1000 is equal to 160 white cats, they are having recessive BB genotypes. Then 2pq into total population is equal to 0.48 into 1000 is equal to 480 black cats, they are having heterozygous genotypes, जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल B एंड स्मॉल b से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हार्डी विनबर्ग लॉ में किसी भी पॉपुलेशन में हम एटलीस्ट 2 जनरेशन्स को स्टडी करते हैं, और उनमें ये देखते हैं कि जो एलील फ्रीक्वेंसीज है वो दोनों ही जनरेशन में एक समान होती है, और यही ये बताता है कि हार्डी विनबर्ग लॉ जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। नाउ वी कंक्लूड, हार्डी विनबर्ग लॉ नेचर में कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट में हमको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो हमने फैक्टर्स देखे थे जिसमें मेनली म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन और मैटिंग पैटर्न और पॉपुलेशन साइज होती है, इनमें से कोई ना कोई एक रूल वायलेट हो जाता है। इसी तरह से हार्डी विनबर्ग लॉ इक्विलिब्रियम स्टेट में या आइडियल कंडीशन में हमको देखने को मिलता है, और इसीलिए साइंटिस्ट जो हैं वो इसका उपयोग किसी गिवन पॉपुलेशन में जीन के इवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। हार्डी विनबर्ग लॉ चूँकि नेचर में आइडियल कंडीशन में नहीं मिलता है, क्योंकि नेचर या एनवायरनमेंट जो है वो हमेशा बदलता रहता है, और उसके अकॉर्डिंगली किसी भी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स को अपने आप को एडजस्ट करना होता है। तो हाइपोथेटिकली हम ये मान के चलते हैं कि आइडियल कंडीशन में ये कांस्टेंट है, परंतु वास्तव में या एक्चुअल लाइफ में ये वेरी करता है। तो हाइपोथेटिकल एजम्पशंस के लिए इस लॉ का उपयोग करते हैं, और उसके आधार पर हम इवोल्यूशन के पैटर्न को देख सकते हैं। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम लॉ को हम किसी भी पॉपुलेशन में प्रयोग कर सकते हैं, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि वो पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम स्टेट में ही हो। थैंक यू।